दिया। संयोजक बनने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि एकजुट करना मकसद, संयोजक बनना नहीं चाहता। क्योंकि खबर ये आई थी कि 31 अगस्त को जो बैठक होने वाली है उसमें मूलतः ये फैसला हो जाएगा कि संयोजक कौन हो सकता है। फैसला ये भी हो जाएगा कि सीटें कैसी बांटी जाएंगी, स्पेसिफिक स्टेट्स में कैसे ये बैलेंसिंग करेंगे। नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा। हमारी कोई इच्छा नहीं, हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं। तो नीतीश कुमार को आपने सुना, और ये जब से अलायंस का अनाउंसमेंट हुआ है इस टीम इंडिया का, तब से प्रश्न है कि टीम इंडिया कैसे जीतेगी, कैसे सीटें एडजस्ट होंगी, किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, कौन बड़ा दल दिखाएगा, कौन त्याग करेगा, तमाम तरह के सवाल हैं। आदिल खान है हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। आदिल जी, जरा बताइएगा, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 31 अगस्त और 1 सितंबर की जानकारी तो हम दे रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न सीधा आपसे रहेगा कि मुख्यमंत्री कौन सा किरदार निभाएंगे? मतलब क्या संयोजक भी हो सकते हैं या कोई और भी बड़ा किरदार है? देखिए जीनत जी, बात संयोजक बनने की बनाने की नहीं है। बात यह है कि इस देश को महंगाई से कैसे आजादी मिले, इस देश को बेरोजगारी से कैसे आजादी मिले, इस देश के संविधान पर जो खतरा है उससे कैसे आजादी मिले, इस देश के जनतंत्र को कैसे बचाया जाए, इस देश की महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए, मणिपुर जो जल रहा है उसको कैसे बचाया जाए, इस देश के अंदर जो भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, उसको कैसे बचाया जाए, इस देश के अंदर जनतंत्र की जनता के आदेशों का कत्ल करके जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर के माध्यम से सरकारें चलाई जा रही हैं, उसको कैसे बचाया जाए। और हमें पूरा भरोसा है कि इंडिया पूरी तरीके से मजबूती से एक साथ रहेगा, एक साथ खड़ा होगा। और जो न्यू डीलर ऑफ अडानी बन रहा है, जो न्यू डीलर ऑफ अडानी है, जो देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं, जो इस देश के अंदर सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, उनको इस देश की जनता के साथ मिलकर इंडिया खत्म करने जा रही है और इनका राजनीतिक अंत होने जा रहा है। इसी वजह से आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर इनके सारे नेता, जो बूथ लेवल तक नेता, वो सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। एक सेकंड आपने कहा, एक मिनट आदिल जी, सुनिएगा। आपने कहा कि संयोजक बनना या इस तरह का कोई मकसद नहीं है। देखिए, पता है क्या है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप लोग, और चुनाव यूं ही तो लड़ा नहीं जाता कि मैं यहां बैठ गई चुनाव लड़ लिया, आप वहां फोन पे जुड़ गए चुनाव लड़ लिया। ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा ना, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। क्या मणिपुर वाकई मुद्दा बना पाएंगे आप लोग? क्या वाकई में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सीबीआई, ईडी, जिसका आप लोग बार बार जिक्र करते हैं, मुद्दा बना पाएंगे? आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या होगी? आपको इस पर तो बताना होगा ना, बात करनी होगी। जिन स्टेट्स में विवाद है सीटों को लेकर, वहां पर कैसे बैलेंस करेंगे, कौन बड़ा दिल दिखाएगा, तो ये तो बताना पड़ेगा ना। देखिए जीनत जी, पिछली बैठक में बेंगलोर में तय हो गया था कि एक कार्यालय खोला जाएगा, एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी बैठकर सारा निर्णय लेगी। और आने वाले जो मुंबई के अंदर बैठक होने जा रही है 2 दिवसीय, मुझे लगता है आपके सारे प्रश्नों का जवाब उस बैठक के बाद देश की जनता को और आप सबको मिल जाएगा। ठीक है। रही बात, जैसे आपने कहा कि ग्राउंड पर उतरना होगा, तो देखिए इस 2024 का चुनाव देश की जनता लड़ेगी। महंगाई के खिलाफ लड़ेगी, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेगी, महिला अत्याचार के खिलाफ लड़ेगी, नफरत के खिलाफ लड़ेगी, और इस देश के लोगों को कैसे अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए लड़ेगी। इस देश के बीमार लोगों को कैसे उनका मुफ्त में अच्छा इलाज हो उसके लिए लड़ेगी। इस देश के नौजवानों को कैसे रोजगार मिले उसके लिए लड़ेगी। तो पूरी जनता मिलकर 2024 के अंदर जो न्यू डीलर ऑफ अडानी बना है, इसको हराने जा रही है। हम देश की संपत्तियों को अब बिकने नहीं देंगे, इस देश की एजेंसियों का अब दुरुपयोग नहीं होने देंगे। तो साफ तौर पर देश की जनता ये चुनाव लड़ेगी, और जो इस देश के अंदर अराजकता फैली है वो जाएगी, और देश के अंदर एक शांतिप्रिय माहौल होगा। इस देश के अंदर हर व्यक्ति को। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। प्रवीण शंकर कपूर जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। प्रवीण जी, आपने आदिल खान को सुना, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपनी बात रख रहे थे। टीम इंडिया की बैठक होने वाली है 31 अगस्त और 1 सितंबर को, और इसी विषय पर बात कर रहे थे।
क्या बीजेपी आश्वस्त है, क्योंकि टीम इंडिया आश्वस्त है कि वही जीत रही है 24 का चुनाव, तो बीजेपी या मैं कहूं एनडीए अलायंस कितना आश्वस्त है? नमस्कार जी। नमस्कार। मुझे लगता है आदिल जी अच्छी अच्छी बातें तो भूल गए, हाँ, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि चुनाव किस तरह लड़ा जाता है। चुनाव और ये जो गठबंधन होते हैं इनमें कॉम्प्रोमाइज की राजनीति होती है। जरा मुझे बताइए ये ठगबंधन चुनाव कैसे लड़ेगा एक होकर के, जब हम सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में गारंटी कार्ड इश्यू हो गया, कांग्रेस से लड़ाई, मध्य प्रदेश में गारंटी कार्ड लड़ाई जारी हो गया, कांग्रेस के वोट काटेंगे। अब तो बिहार की भी बात कर रहे हैं कि बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे, बेचारे नीतीश कुमार लालू यादव से भी झगड़ा हो गया इनका। ठीक, अगर सब जगह यही चुनाव लड़ेंगे तो वो जो ठगबंधन के बाकी मेंबर हैं वो कहां चुनाव लड़ेंगे? कभी इन्होंने ये सोचा है कि देश की जनता क्या बेवकूफ है, वो इनकी ठगी की राजनीति को अब समझ नहीं चुकी है? क्या हुआ इनका गुजरात में, क्या हुआ इनका गोवा में, क्या हुआ इनका कर्नाटक में? खाते नहीं खुलते, जमानतें नहीं बचती, सिक्योरिटी डिपॉजिट 100% कैंडिडेट्स के होते हैं। ऐसी स्थिति में ये क्या बातें कर रहे हैं? आने वाला 2024 का चुनाव 400 प्लस के साथ भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को जिताएगी। जो राजीव गांधी जी का चुनाव हुआ था ना सन 1984 वाला, उस रिकॉर्ड को भारतीय जनता पार्टी 2024 में तोड़ेगी। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। आदिल जी, आपने सुना एक शब्द का जिक्र हुआ ठग बंधन, और दूसरा एक जो सवाल शायद अंदर खाने भी रहता है, उसमें ये बात थी कि जिन स्टेट्स में आप कांग्रेस के सामने ही खड़े हो रहे हैं, फिर कैसे मतलब बात बनेगी? देखिए, मुझे 2-3 मिनट दे दीजिएगा प्लीज, आप बोलिए। हाँ, परवीन भाई बड़े अच्छे वक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, अच्छे नेता हैं, 24 घंटे बेचारे टीवी पर भी मेहनत करते हैं, ग्राउंड पे भी मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। पर ये जानते हैं, ये इस बात को भी बहुत कायदे से जानते हैं कि मेहनत ये करते हैं और किसी न किसी भ्रष्टाचारी को मोदी वॉशिंग पाउडर से नहला धुला के मोदी जी लाते हैं और कहीं का मुख्यमंत्री बना देते हैं, कहीं का उपमुख्यमंत्री बना देते हैं। मुझे इनके ऊपर तरस आती है। मुझे लगता है कि इनका गुस्सा, इनका चिंता जायज है कि ये मेहनत ये करते हैं, मलाई खाने के वक्त कोई भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आता है और वो आके किसी न किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, मंत्री बना दिया जाता है। तो इनका गुस्सा, इनकी टेंशन, इनकी चिंता जायज है। रही बात भारतीय जनता पार्टी को कम से कम ये बताने की जरूरत नहीं है, और खासकर दिल्ली के नेताओं को ये पता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चुनाव कैसे लड़ा जाता है। कम से कम आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। तीसरी चीज, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये लोग देश बेचने वाले लोग हैं। अभी ये बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की कि यहाँ चुनाव लड़ेंगे, वहां। अरे भैया, आप अपना देखो ना, आपको इतनी चिंता क्यों है? और जाहिर तौर पर जब आपको चिंता है तो इसका मतलब देश की जनता समझ रही है कि इंडिया से आप हार रहे हो, तभी आपको चिंता है। अगर आपको चिंता नहीं होती तो आप ये बताते कि 45 साल में इस देश के अंदर सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार कैसे हुआ। आप ये बताते कि जो कमर तोड़ महंगाई आपने 35 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल का वादा किया था, 350 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया था, आज 1300 रुपए का सिलेंडर और 100 रुपए का आंकड़ा पार कर दिया पेट्रोल और डीजल। 250 रुपए किलो टमाटर बेचने वाले, 400 किलो रुपए अदरक का रेट करने वाले, अब इस देश के बारे में अगर बात करेंगे तो जनता जरूर हंसेगी। दूसरी चीज 30 सेकंड और दे दीजिए। दूसरी चीज, देखिए, हमारा गठबंधन इस देश के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। हम राज्यों में राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते चुनाव लड़ेंगे, और ये देश की जनता, हमारे देश की जनता बहुत होशियार है जीना जी। उसको पता है कि विधानसभा चुनाव किसे कहते हैं, उसको पता है कि लोकसभा चुनाव किसे कहते हैं। मुझे लगता है कहीं दूर दूर तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोकसभा चुनाव में साथ हैं,
साथ रहेंगे। और जो लोग डर रहे हैं उनका डरना वाजिब है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जनता के सामने 400 प्लस और 500 आप रहिए हमारे साथ में। दरअसल हरिशंकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हरिशंकर गुप्ता जी, मैं आपके आरोपों का जवाब एक बार प्रवीण शंकर कपूर जी से जरूर लूंगी। प्रवीण जी, आप भी रहिएगा हमारे साथ। हरिशंकर गुप्ता जी, जो मूल प्रश्न आपने सुन भी लिया होगा चर्चा में, टीम इंडिया की जो बैठक होने वाली है, मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ लेती हूं कि आम आदमी पार्टी भी उसका हिस्सा है। कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव है जहां पर वो आपके सामने खड़ी हो रही है। कैसे सीटों को लेके मैनेजमेंट आप लोग करेंगे, मैनेज करेंगे, जरा मुझे बताइएगा। सब ठीक है आपके अलायंस में? देखिए मैडम, बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं बार बार इस बात को क्या क्या कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। जो उनका पुराना एक आचार व्यवहार रहा है, चुनाव लोकसभा की डिस्कस कर रहे हैं और ये असेंबली की बात करते हैं, ये कहां तक जायज है मुझे समझ में नहीं आता। एक झंडा होगा, एक निशान होगा और इंडिया जो बना है उसकी यही पहचान होगी, ये हमारा नारा है। एक झंडा एक निशान, इंडिया की यही पहचान। ये बिल्कुल चिंता ना करें। असेंबली के अंदर हर आदमी अपने हिसाब से चुनाव लड़ता है, ये बात पहले से तय है। जहां तक लोकसभा की बात है, बॉम्बे में मीटिंग हो रही है, सीट्स का एडजस्टमेंट हो रहा है, एक झंडे पर बात होगी, एक निशान पर बात होगी, उसके बाद तय होगा कि भाई कहां पर कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मोटिव क्या है। मोटिव एक है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है इंडिया के सामने। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यह है कि बीजेपी हटाओ और देश को बचाओ। देश का टुकड़े टुकड़े करने की जो बात ये कर रहे हैं, देश को विभाजन के कगार पर ले गए हैं। आज पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा धर्मांध देश के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी छवि हमेशा एक निर्मल, व्यवहारिक और सबको, सब समाजों को समान स्थान देने की कही जाती थी। आज उसको विभाजन का कगार पर ले गए हैं। इतनी बदनामी इन्होंने करवा दी है। और एक काम 10 सालों में नहीं किया। कांग्रेस के किए हुए कामों को अपना काम बता देते हैं। चंद्रयान चला गया, अच्छी बात है, लेकिन भैया इतने सारा वक्तव्य दिया प्रधानमंत्री ने, कम से कम एक बार तो नेहरू जी का जिक्र करो कि नेहरू जी की जगह, नेहरू जी के समय में इसरो बना था, उन्होंने बनाया, उन्होंने बढ़ाया, उन्होंने एक विजन दिखाया। आज इसरो जो है चांद पर चंद्रयान को भेज रहा है। ठीक है, आपके समय में चंद्रयान गया है, उसकी भी बढ़ाई है, लेकिन कम से कम आप व्यवहारिकता से एक बार तो जिक्र कर ही सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी काम हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े हैं, जितने भी काम है, उनको अपना क्रेडिट लेने की बात करते हैं। ठीक है, कहीं भी कांग्रेस का जो 50 साल का किया हुआ है इस देश के अंदर काम किया हुआ है। ये बातें तो चलिए रिपीटेड हो रही हैं, लेकिन मैं तो 24 के संदर्भ में पूछ रही थी। आपने जो बात कही, ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ और आदिल जी की बात का भी। प्रवीण जी, आपने दोनों ही पार्टी के नेताओं को सुना। दो बातें जो अभी हरिशंकर जी कहते नजर आए, एक झंडा एक निशान, इंडिया की यही पहचान, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। कहते हैं नारे भी हमने सेट कर लिए हैं और जनता को पता है विधानसभा चुनाव क्या होते हैं, लोकसभा चुनाव क्या होते हैं। बीजेपी वाले दरअसल डरे हुए हैं और कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि इनके अलायंस में किसी तरह की खींचतान हो। कोई डर ना कोई भय, जो भाजपा के संग वो अब है, पहली चीज। दूसरी बात, हरिशंकर जी दिल्ली के एक बड़े अच्छे विधायक रहे हैं, मगर ऐसा लगता है पार्टी की लगातार हो रही हार के कारण थोड़ी सी हरिशंकर जी की याददाश्त धूमिल हो रही है। आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन 1964 में हुआ था और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। तो साहब नेहरू जी को कौन सा क्रेडिट देने जाएं, उनकी मृत्यु के 5 साल बाद इसरो की स्थापना हुई। इसरो के वैज्ञानिक कांग्रेस शासन में, अब जरा सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अब मेरी बात सुनिए हरिशंकर जी। 1969 में इसरो की स्थापना हुई और 1969 से लेकर के सन 1999 तक इसरो की फंडिंग कैसे होती थी और इसरो ने इस देश में क्या क्या योगदान दिया, वो सारे देश ने देखा है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बाद इसरो में जो काम होना शुरू हुआ
मैं मानता हूं मनमोहन सिंह आप जी के शायद काल में इसरो भी नामकरण का वो जिक्र ठीक कर रहे हैं, हुआ। लेकिन 1962 में भारत सरकार जो उस वक्त की थी, आप मत बोलिए नेहरू, लेकिन उस वक्त जो भारत सरकार थी उसने इनकॉस्पर की स्थापना की थी। तो आप इतिहास नहीं मिटा सकते। की स्थापना कब हुई थी सर? आप इतिहास नहीं मिटा सकते, ये पूरी दुनिया को मालूम है। मुझे लगता है कि यहीं पर पॉलिटिक्स खराब हो जाती है। 1969 में हुई, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। सर आप चेक कर लीजिएगा, उसमें मुझे उसमें नहीं पढ़ना, जनता जानती है चीजें। मैं तो एक हेल्दी चर्चा कर रही हूँ। अगर आप इसमें इन सबसे बहुत ऊपर है, इनके कार्यकर्ता बड़े मैकेनिकल हैं। वो विधानसभा का चुनाव अलग तरीके से लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव अलग तरीके से लड़ेंगे। नवंबर में, दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं। वहां वो एक दूसरे को, राजस्थान में एक दूसरे को गाली देंगे। 3 राज्यों में चुनाव होंगे, तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे को गाली देंगे। और 4 महीने बाद अप्रैल में वो सब एक हो जाएंगे और एक साथ मिल बैठ के चुनाव लड़ लेंगे। क्या ये राजनीति में कभी संभव है? ये कौन सी ख्याली पुलाव पका रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि दिसंबर में जो कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे होंगे वो अप्रैल में एक साथ मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे होंगे। ठीक है मैडम, इनसे पूछिए कि ये मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने मगर प्रवीण जी, राजनीति में असंभव क्या है? तो ठीक लगता है, ये तो जमीनी लोग हैं। ठीक है, इन्हें तो चुनाव लड़वाना है। हरिशंकर जी को और आदिल भाई को तो चुनाव लड़वाना है। क्या ये मुमकिन है कि ये दिसंबर में एक दूसरे की गर्दन काटेंगे और अप्रैल में एक दूसरे को माला नहीं? ठीक है, ठीक है। मैं आपका सवाल मैं समझ गई, मैं आपका सवाल लेके उनके पास जाऊंगी, लेकिन एक बात बताइए, राजनीति में असंभव क्या है? यदि पीडीपी के साथ सरकार बीजेपी बना सकती है। मैंने आपके एंकर गेस्ट कोऑर्डिनेटर से पहले ही कह दिया था, मेरी 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे अब उसकी तैयारी में जाना है। 1:16 ही हुए हैं अभी, तो विषय है, ये तो अब चलता ही रहेगा। अभी 1:16 हुए हैं सर, आपके पास है समय। खैर, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन असंभव भी कुछ नहीं राजनीति में। लेकिन आदिल जी, प्रश्न तो काफी हद तक ये बार बार आप लोगों के सामने आएगा जब आप लोग अलायंस में आए हैं, और ये हरिशंकर जी के सामने भी आएगा कि ये कैसे होगा कि जिन स्टेट्स में आप लोग सामने खड़े हो रहे हैं, और आप ही की तरफ से नारा था ना जब अध्यादेश पर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही थी, उसमें आपकी तरफ से नारा दिया गया था कि दिल्ली पंजाब हमारा, एमपी छत्तीसगढ़ तुम्हारा। तो ये सब कैसे, मतलब इतना बड़ा दिल कौन दिखाएगा, मुझे बताइए जरा। जीना जी, मुझे एक शब्द पर बड़ी आपत्ति है, बोलिएगा। जो अभी परवीन जी ने बोला गर्दन काटने की बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ इन तरीके की बात होती होगी, पर आपका चैनल बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है और बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये शब्द, इस तरीके के शब्द आपके चैनल पर ना हो तो अच्छा है। रही बात, देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि दिल्ली पंजाब हमारा और एमपी छत्तीसगढ़ तुम्हारा। हमने हमेशा ये कहा कि इस देश के जनतंत्र से, इस देश के लोकतंत्र से, इस देश के संविधान से, इस देश के संघीय ढांचे से और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से जो प्यार करते हैं, वो सारे लोग दिल्ली के खिलाफ जो काला बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी लेकर आए उसके खिलाफ खड़े होंगे। और आपने देखा कि सदन के अंदर भले ही संख्या बल हमारी कम रही हो, पर सदन के अंदर जिस तरीके से अपोजिशन एक साथ खड़ा होकर, इंडिया के लोगों ने एक साथ खड़े होकर इस बिल का विरोध किया है, वो इस बात को दर्शाता है कि आज भी इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान जिंदा है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से ये देश चलेगा। दूसरी चीज, मैं बार बार ये कहता हूँ कि देखिए, विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। ये चिंता भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा है और मुझे लगता है कि चिंता उनकी बनी रहनी चाहिए। ये चिंता इस बात की गवाही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। ये चिंता इस बात की गवाही है कि मोदी जी ने जो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की सारी हदें पार की हैं, चाहे वो आप देखिए आयुष्मान भारत की बात ले लीजिए, चाहे भारतमाला प्रोजेक्ट के ले लीजिए, चाहे अल्पसंख्यक के छात्रवृत्ति का भ्रष्टाचार ले लीजिए। एक ही 10 लाख लोगों का पेशेंट का रजिस्ट्रेशन 3 नंबर पर हो जाता है। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब ले रही हूँ। प्रवीण जी के पास समय थोड़ा सा कम है, हमारे साथ वापस जुड़े हैं। प्रवीण जी, जवाब दे दीजिएगा जल्दी से। एक मिनट मुझे भी दीजिएगा मैडम। हाँ, अच्छा, हरिशंकर जी भी हैं हमारे साथ में। ठीक है, प्रवीण जी एक बार जवाब दे दीजिए। हरिशंकर जी, मैं आपके पास आऊंगी फिर। हाँ, प्रवीण जी आप हैं हमारे साथ? चलिए, शायद नहीं है हमारे साथ में, एक बार देख लीजिएगा प्लीज टीम।
हाँ हरिशंकर जी आप बोलिएगा। ये बात तो आई थी ना पिछले दिनों हरिशंकर जी, पंजाब दिल्ली हमारा और MP छत्तीसगढ़ राजस्थान, इस तरह की बातें आई थी तुम्हारा। अध्यादेश का जब विवाद चल रहा था, जब मुख्यमंत्री समर्थन मांग रहे थे अलग अलग राजनीतिक दलों से। ये बात कभी भी किसी के मुंह से नहीं कही गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी माध्यम से लोगों के बीच में ये बात जरूर डाली ताकि मतभेद पैदा हो। वो एक बात मैं कहना चाहूंगा, प्रवीण शंकर चाहे चले गए, मैं उनके सामने कहना चाहता था, ठगबंधन की उन्होंने जो बात करी है, ठगबंधन तो 10 साल से चल रहा है। हाँ। बीजेपी सरकार का, अमित शाह, मोदी, अडानी और अंबानी। चलिए मेरे पास समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप सभी का।